प्रोटेस्ट ही लॉन्च किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान साहिबा के केसेस में क्या हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज से 3 माह पहले भी मैं इस फोरम पर आया और फॉर द फर्स्ट टाइम इस फोरम पर मैंने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जेल में जो होने वाली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हैं, स्पेशली जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की उनकी शिकायत आई, मैंने उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग आप लोगों के आगे रखी और उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इशू को लेकर आज वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के रेस्क्यू के लिए आई, एक बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट 2 days। काफ़ी कुछ आप सोशल मीडिया पे इस वक्त ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा है, इस वक्त आप सुन चुके हैं कि इट इज़ ब्लेटेंट ब्रेजन वायलेशन ऑफ वेरी क्लियर ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम अक्सर देखते हैं कि अदालतों के हुक्म की कंप्लायंस या उनको ओबे नहीं किया जाता, मगर ऑनरेबल जजेस जानते हैं, तरीक़ेकार मौजूद है, मेथडोलॉजी मौजूद है, उनके इल्म में होती है कि फिर जब ना कहना माना जाए तो उसको कैसे मनवाया जाता है। मैं थोड़ा सा आज बैकग्राउंड में जाऊंगा और थोड़ी सी गुफ्तगू इमरान खान साहब के हवाले से आज करना चाहूँगा जो शायद पहले नहीं की। मेरा इमरान खान साहब के साथ जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है वो 2022 में होता है और 2022 में वो कहते हैं मेरी पहली मुलाकात में कि मुझे खदशा है कि 3 से 4 केसेस शायद मेरे ऊपर झूठे, बेबुनियाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर शायद रजिस्टर हो जाए। उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो फिगर था वो 3-4 नहीं, वो 300-400 का फिगर था जो केसेस बनने थे और जो केसेस लड़े जाने थे। मगर ये 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए, 400 के करीब केसेस में ट्रायल्स लड़े गए, पिटिशंस दायर हुई, अपील्स में आए, जमानतों में आए, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, जेल ट्रायल में आए, अडियाला ट्रायल में आए, अनफेयर ट्रायल में आए, मगर जितने भी मुकदमे लड़े बाय द बुक लड़े, जितने भी मुकदमे लड़े एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने कभी वो टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए, ना ही कभी हदायत दी, ना उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया, ना कभी कोई मेडिकल ग्राउंड कभी कोई रेज की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी, मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के पास, लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी ये कोर्ट रूम बैटल्स थी, ये झूठे केसेस थे और झूठे केसेस का एक पलंदा था। मगर उन्होंने इन ऑल फेयरनेस, मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था, क्योंकि उनका था लोग क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज गेंद कराया और LBW कर दिया श्रीकांत को। श्रीकांत ने प्रोटेस्ट किया कि मेरा बैट इन्वॉल्व था LBW से पहले, अंपायर ने आउट दे दिया एंड श्रीकांत वॉकड आउट।
बट ही वॉज वेरी अपसेट कि अनफेयर हुई ये बात. तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो. और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए. तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में. ये थोड़ी बात है कि 400 मुकदमे लड़ लिए, मगर अब हालात जब ये हो जाएं कि वकालतनामे भी नहीं देंगे लड़ने के लिए और जमानतें भी नहीं लगाएंगे ताकि जमानत पर बाहर आ जाओ, मेडिकल ग्राउंड भी नहीं एंटरटेन करेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बेल भी नहीं ग्रांट होगी, जेल मैनुअल्स की भी कोई कंप्लायंस नहीं होगी, जेल रूल्स को भी हवा में उड़ाया जाएगा, आइन को भी नहीं देखा जाएगा, अदालती ऑर्डर्स भी नहीं देखे जाएंगे. ये पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉसिबल लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये पाकिस्तान की मोस्ट चैलेंजिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें समझ नहीं आती रानुमाई आए तो कहां से आए, कौन सी किताब से आए, कौन सी प्रेसिडेंट से आए, या कौन सी अदालत है जो रेस्क्यू को आए इन दिस सिचुएशन, जहां पर सब दरवाजे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके सब दरवाजे बंद हो चुके हैं. बुशरा इमरान साहिबा, उनकी एहलिया, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट है, उनके साथ भी आई की कॉम्प्लिकेशन है, उनके साथ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है. मेरी इस साल 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ. एक फरवरी में, जिस सारी गुफ्तगू का टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि मेरी आंख के साथ जानबूझ के ये किया गया जिससे मेरी आंख की बिनाई चली गई. उसके 2 महीने के बाद दोबारा अंदर जाता हूं तो सिचुएशन पहले से भी बुरी होती है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शदीद शिकायत होती है. और उस शदीद शिकायत में बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के. आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं. और तरीके हैं, पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से. जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए. मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, he has been disentitled to all of them. देखिए, ये 74 इयर्स की एज एक एडवांस्ड एज होती है. कभी मेडिकल की ग्राउंड 250-300 केसेस में नहीं रेस की, और मेडिकल की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये अडयाला जेल के डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं कि दिस इज द करंट सिचुएशन. This is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement. हमने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब भी रुजू किया गुज़िश्ता 1-1.5 साल में, सख्त मायूसी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से. ना कोई पटिशन है तो वो नहीं लगती, ऑब्जेक्शंस है तो वो रिमूव नहीं होते, पटिशन लगाना है तो वो नामुमकिन काम है, और रिलीफ लेना तो एक ख्वाब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए. वो रिलीफ जो बनती है, जो डिजर्व करते हैं, जो आप इंटाइटल्ड हैं, एक खातून इंटाइटल्ड है इमा के मुकदमे में, या एक 74 साल का शख्स मुस्तहिक है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स. ये बात याद रहे, मेरी तो टिप्स पे कोई दहशत गर्दी के मुकदमे में कॉन्विक्ट नहीं है इमरान खान साहब. 780 नहीं लगी हुई कि मुलाकात नहीं करानी. कोई नेशनल थ्रेट नहीं है, वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट
में कोई नेशनल सीक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है उनको, किसी से मिलवाना नहीं है, बात इधर से उधर ना हो जाए। ऐसा तो कोई मुकदमा है ही नहीं। यहाँ तो अल-कादिर का केस है, एक तोशा खाना तोहफों का केस है, ये केस कोई केस नहीं होते। और हम तो कह रहे हैं कि इन केसेस को भी लाए ना, हमें मौका तो दें इन केसेस को भी, एक दफ़ा इनको भी कि हम निबड़ लें इन केसों से भी। जहाँ इतने किए तो किसी भी दिन मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि मुकदमे ख़त्म कर दो और बाहर निकालो। मौक़िफ़ तो ये रहा है कि इलाज करा दो, मौक़िफ़ तो ये रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दूर कर दो। मुकदमे बनाना आपका प्रेरोगेटिव है, आप बनाते जाएं, हम लड़ते जाएंगे। हमने पहले भी लड़े हैं, हम और भी लड़ लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से 2 हफ्ते पहले बहुत तफसील से एक बहुत अहम पटिशन सुनी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर फैसला महफूज है। मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने बहुत पेशेंट हियरिंग देकर सबको, सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो केस ना सुना जाए, उसको रिलीफ उनको ना मिले, मगर उस फैसले के बाद भी होने वाले जो इवेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि रोज़ाना सुबह शाम हालात और सिचुएशन बदलते रहे। लिटरली मुझे तो मसाले तो बहुत आती हैं ऐसे ही कि कोई हुकूमत कहे आए हमारे पीछे पीछे गाड़ी पर राइट का इंडिकेटर दे के तो खुद लेफ्ट मुड़ जाएं और आप राइट मुड़ जाएं। तो हुआ तो कुछ ऐसे ही है इन हालात में। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये किया जाएगा। ख़वातीन के लिए हमेशा स्पेशल रियायत होती है। ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है तो और क्या है कि दोनों की आंखें जेल अथॉरिटीज़ कंफर्म कर रही हैं कि ख़राब हैं। और अगर आप उनको पिम्स भी ले गए हैं तो आपने पिम्स में भी कोई उनका ट्रीटमेंट करके, आंख पे बैंडेज करके आपने उनको रवाना, समैरली इज़ द वर्ड, इट वॉज अ समरी एग्जामिनेशन by a different hospital, by different doctors, not in the presence of, तो एक open violation है of the breakthrough जो 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ब्रेक थ्रू दी। छुट्टियां 1.5-2 महीने से छुट्टियां चल रही हैं, किसी केस की फिक्सिंग की बात नहीं हो रही, कोई केस नहीं लगाया जा रहा, पर छुट्टियां अब ख़त्म है। अगस्त का महीना ख़त्म है, जहां इतना वेट हुआ वहां 1 हफ्ता और सही, 10 दिन में सितंबर स्टार्ट है। FCC भी चले गए हैं हम, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ले गए हैं हम बेल एक खातून की, और 5 मिनट का केस है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले ही हफ्ते में जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं सुना जाए वो केस। हम सिर्फ मेरिट पर हम कह रहे हैं केसेस लगा दें, बाकी हमने अपना मुकद्दर लेना है, जो भी लेना है, केसेस सुने तो सही ना। 18 महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेल ना सुनना, मेडिकल ग्राउंड्स पे और सॉलिटरी ग्राउंड्स पे 18 महीने, और 18 महीने के बाद कहना अब अपील आर्ग्यू करो, बेल तो इनफ्रक्चुअस हो गई, और फिर छुट्टियां। तो ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग, मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, अनप्रेसिडेंटेड, अनविटनेस्ड, अनफॉर्चुनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बट मेरा ख्याल है कि इट इज़ हाई टाइम नाउ कि इसके कुछ और अदालतों को स्पेयर किया जाए, हमारे प्रोफेशन को स्पेयर किया जाए। ये वकला के और हमारी यूनिफॉर्म के सर्वाइवल का अब सवाल है, हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है कि अगर हम इंसाफ नहीं दिलवा सकेंगे और अदालतें इंसाफ नहीं कर सकेंगी तो लोग कहाँ जाएंगे और क्या एग्जाम्पल जो है वो सेट होगी। अभी भी वक्त है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। 3 मेंबर जजेस का ऑर्डर है, 7 से 10 दिन तो मैंने कहीं बात नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, हामिद खान साहब ने भी बात नहीं की,
इज्तनाब किया, एहतियात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ कहा गया है, मगर जब उस ऑर्डर की असर नौ कोई कंप्लायंस ही ना हो किसी भी तरह से, और डॉज किया जाए और हुडविंक किया जाए, तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के साथ ऐसा हो। मैं इमरान खान साहब के लिए, आपने उनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल करना, आप ना करें मुंतकिल, आप उनकी कल जमानतें सुने, आप उनके 3 दिन में टॉप प्रायोरिटी पे, इफ दिस इज बिकमिंग एन इशू, और जो वो डिजर्व करते हैं दे दें, सजा डिजर्व करते हैं सजा दे दें, बेल डिजर्व करते हैं तो बेल दें, इक्विटल डिजर्व करते हैं तो इक्विटल दें। आप उनके केसेस, उनकी जमानतें आप सुने तो सही। तो ना केसेस सुने जाएंगे, ना केसेस फिक्स होंगे, ना ट्रीटमेंट होगा, ना सॉलिटरी ट्रीटमेंट। सॉलिटरी जो उनकी कन्फाइनमेंट है, जो कि इस वक्त चैलेंज्ड है, और मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अब यही तवक्को है कि इस वक्त हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियली जो रिकॉर्ड आ चुका है उनके पास, जिसमें उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना लॉयर से, ना फैमिली से, ना बच्चों से, ना बुक्स मिली, ना टीवी मिला, सो देयर इज नो ह्यूमन कांटेक्ट एट ऑल। और जब ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होता तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इट इज टॉर्चरस। जो बात मैंने आपसे बहुत कही थी कि मेरी मुलाकात में उन्होंने बताया, वही बात उनकी बहन ने, डॉक्टर उज़्मा साहिबा ने, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मुतल्लिक ही सीरियसली कंप्लेन करते रहे। तो बड़ी हमारी रीज़नेबल डिमांड्स हैं, बड़ी रीज़नेबल डिमांड्स हैं, इलाज करवा दें और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म कर दें। मुकदमे जैसे पहले लड़े थे वैसे ही लड़ लेंगे, बाकी भी वो वकला का काम है, लीगल टीम का काम है। बट ये अब 4था साल हो गया है एंड दिस इज बिकमिंग अ वेरी सीरियस नेशनल इशू। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस नहीं लग रहे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बार बार आपको कह रही है कि आप अल-कादिर ट्रस्ट में अपीलों पर दलाइल दें, आपको शायद आखिरी मौका भी मिला है, लेकिन आपकी जानिब से डिले क्यों है? ठीक, आप देखिए, बात ये, मेरा पहला पार्ट जो गुफ्तगू का था वो था फेयरनेस इन द प्रोसीडिंग्स। आपको मालूम है साइफर केस आपने कवर किया, हमने आर्ग्यू किया। आप अपनी याददाश्त से, क्योंकि आपकी अच्छी याददाश्त है, आप बताएं साइफर का केस कितने दिन मैंने आर्ग्यू किया और जजों ने सुना। मैं आपको बता देता हूं, 3 महीने डे टू डे हियरिंग हुई। 5 गुना बड़ा रिकॉर्ड है अल-कादिर का साइफर से, 5 गुना ज्यादा रिकॉर्ड है। 10 वॉल्यूम्स हैं, 10 से 15 हजार सफ़े हैं एग्जिबिट्स के, 36 गवाह हैं, हमारी बहस है। और अगर जमानत की हेयरिंग में 16 महीने एडजर्नमेंट्स होती रही कि अब सुनते हैं तब सुनते हैं, 16 महीने जमानत में, कभी सुनी आपने 16 महीने? तो अपील में फिर कितनी एडजर्नमेंट्स होंगी जब डे टू डे हियरिंग होती है? जी अब अगले हफ्ते आइएगा, फिर 15 दिन के बाद आइएगा। अपील का सुनने का फैसला ही बहुत अनफेयर था। हमने कहा हमें 15 मिनट वाली हियरिंग दे दें, 15 हफ्तों वाली ले लेंगे जब टाइम आएगा, 15 दिनों वाली तो देना। एक बात। दूसरी बात, जब अल-कादिर से सीनियर अपीलें पड़ी हों, अब जेहन में रखे ना, एक FCC कोर्ट भी बनी है, नैब के तमाम केसेस वहां जाने, कुछ बातें आप समझते भी हैं। तो उससे सीनियर अपीलें जब पड़ी हुई हैं, जब तोशा खाना की अपीलें पड़ी हुई हैं, जब वो नहीं सुनी जा रही, उनका नंबर प्रायर इन टाइम है, सीनियर अपील्स हैं, पहले आप उन केसेस को लगाएं। ग्राफ सेट की कन्विक्शन पड़ी, आप वो क्यों नहीं सुन रहे? तो जो 2026 का केस पहले उठा के सुनना शुरू करेंगे या 24 का सुनना शुरू करेंगे?
बिल्कुल अपीलें आर्ग्यू करते हैं, तैयार हैं, आगाज करें ऑर्डर और सीक्वेंस से। और ऑर्डर और सीक्वेंस है कि पहले 2024 की, 2025 की, फिर 2026 की। वी डोंट बिलीव इन जंपिंग द क्यू। क्यों नहीं जंप करनी? तो जब क्यू जंप आप ना करवाएं, हाँ, जो मौका है, असूल है और दस्तूर है, वो जमानतों को सुनने का है, खातून की जमानत सुनने का है। ये कब हुआ है कि खातून को क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम है? सो दोबारा वही कहते हैं कि 24 घंटे, और जब दो इश्यूज आ जाए, एक केस है बड़ा मशहूर, उसका नाम है बेगम शमीम आफरीदी। जब बेगम शमीम आफरीदी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को जब चैलेंज किया गया ना, उन्होंने कहा अगर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, तो ये इन इट सेल्फ साबित हो जाती है। मेरिट्स को साइड पे रख दें आप, सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन के ऊपर इंटाइटलमेंट है स्ट्रेट अवे बेल की। जिस बंदे की आंख की बिनाई नहीं है, उसकी एहलिया की आंख की बिनाई नहीं है, दोनों की गई और आप कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं है, तो उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट पे शॉर्ट हेयरिंग में बाहर आना चाहिए या लॉन्ग हेयरिंग्स के नतीजे में बाहर आना चाहिए। हमारा बिल्कुल दुरुस्त लीगल स्ट्रेटजी है कि बेल हेयरिंग्स आर मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ओवर टाइम कंज्यूमिंग वॉल्यूमस अपील्स। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड खान साहब, नहीं खान साहब बात ये कि सर आपने बात करनी थी कंटेंट की, और उसके ये है कि अंडर 190 आफ्टर इवन 27 amendment our executive and judicial authorities are legally bound to aid honorable Supreme Court। अगर उनको प्रॉब्लम था that must have been amended। इसके अलावा तो सर मेरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ना कॉन्स्टिट्यूट करना, एग्जीक्यूट करने का टाइम को ऐसा है जैसे कोई पिलर ऑफ जुडिशरी को गिराना, ठीक है, 2024 की जजमेंट है सर, और प्लस टू इनवाइट दी सिविल वॉर। ये बात होगी, इसका जवाब पहले हो चुका होगा। अब मैं दावत दूंगा जनाब प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह मिस्टर हामिद खान साहब को। ये लेके जाओ, थोड़ी करके ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि एक इमरजेंसी सिचुएशन पर इन्होंने एक इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम जो कल परसों से जुल्म की उन्होंने निशानदेही की है, वो हम सब का मामला है। इसमें सिर्फ किसी फ़र्द या किसी पार्टी की बात नहीं है। जिस मुल्क में आइन की सरबलंदी नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिस मुल्क में अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, उस मुल्क में स्वाय अनारकी के और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बहुत अहम इशू के ऊपर इन्होंने आज आप सबको तकलीफ़ दी है और आप सब तशरीफ़ लाए हैं, और हम इनके आपके बड़े ही ममनून हैं कि इस बात को आप आगे लेके जाएं, क्योंकि कौम जो है इस मामले में बहुत सख्त शिद्दत से तशवीश के में है। मैं इसी तरह से सलमान सफदर साहब का भी खराज तहसीन को पेश करना चाहता हूँ। इन्होंने पिछले 4 साल में इमरान खान साहब के और मैडम बुशरा के सैकड़ों केस नहायत काबिलियत के साथ केस लड़े हैं, और बेशतर में कामयाबी हुई है। जहां कामयाबी हुई है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जहां इन्होंने नाइंसाफ़ी की है वहां फिलफौर उस पर अमल दरामद होता है। इस मुल्क में ये जो मौजूदा एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इस मुल्क में जो इस वक्त रजीम है, उसको हाइब्रिड रजीम कहते हैं, लेकिन हाइब्रिड नहीं है, ये भी एक मिलिट्री रजीम है जो कि ना अदलिया को कुछ समझती है, ना उनके सामने कानून की कोई हैसियत है,
نہ ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت ہے، اور جنہوں نے ان چند پپٹس کے ذریعے اس ملک پر 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے نافذ کر دی ہے، جس کے بعد ملک کے اندر عدالتی نظام تہ و تیگ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ ملک میں 2 ایپیکس کورٹس بنا دی ہیں، حالانکہ دنیا کے کسی حصے میں آپ نے نہیں، ہمارے وکلا بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ ایک ہی ایپیکس کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے نام کی ہو یا کسی اور نام سے، سپریم کورٹ کے نام پہ ہی ہوتی ہے، اور اس کی رائیول کورٹ نہیں بنائی جاتی۔ یہ اس ملک میں سب سے بڑا انہوں نے جو انارکی ڈالی ہے، وہ رائیول کورٹ بنا دی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تاکہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا پسند نہ آئے تو اس متبادل جو ان کی مرضی کی عدالت ہے اس کے پاس لے جایا جائے اور وہاں سے اس کو کالعدم کیا جائے۔ اور آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور وہ ہر معاملے میں جس طرح سے سلمان صفدر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس سنا جائے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نیب کے فائنل فیصلے کے خلاف آپ اپیل جو ہے وہ FCC میں کر سکتے ہیں، لیکن جب فائنل فیصلہ بھی نہیں آیا اور انٹرم آرڈر کے خلاف، تو صرف اور صرف سپریم کورٹ کو آرٹیکل 185 کے تحت اختیار حاصل ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس پر آبجیکشن لگا کے وہاں بھیج دیا انہوں نے، حالانکہ اگر آپ 27ویں ترمیم پڑھ لیں تب بھی وہ کیس جو ہے ادھر نہیں جا سکتا اس سٹیج کے اوپر۔ ہر طرح سے ناانصافی کا ایک ماحول ہے۔ اس ماحول میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے آئین اور قانون پر عملداری کرتے ہوئے اگر ایک اچھا حکم جاری کر دیا جو کہ عین انصاف کے مطابق ہے، جس کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر انارکی اس ملک میں انہوں نے پیدا کی ہے اور کس قدر ظلم زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر اور سب سے ہر دل عزیز سیاسی لیڈر ہیں، اور جن کے خلاف سارے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں صرف ان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے۔ اور اس میں جو ایک اور چیز جس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، میڈم ڈاکٹر عظمیٰ کی پریس کانفرنس میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے پریزیڈنٹ گورسی کی طرح سے یہ آہستہ آہستہ میری صحت تباہ کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایجپٹ میں سیسی نے جو کچھ کیا گورسی کے ساتھ، جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا، اس کو جیل میں رکھ کر اس کے صحت تباہ کی، اس کو گندا کھانا، گندا انوائرمنٹ دے کے اس کو آہستہ آہستہ اس کی صحت ختم کر دی، اور آخرکار جو کہ ان کی وفات میں منتج ہوا۔ یہاں پر بھی اللہ نہ کرے لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، جس کا ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے طریقہ کار بھی وہی نظر آ رہے ہیں مجھے جو کہ ایجپٹ میں ڈاکٹر سیسی نے گورسی کے خلاف کیے تھے، اور ان کو بدرجہ ان کی صحت گرائی گئی، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے مناسب غذا نہیں دی گئی، ان کو سالٹری کنفائن میں رکھ کے ان کو ڈپریشن کا شکار کیا گیا، اور اسی طرح ان کو سائیکولوجیکل جو ہے میل ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ یہ سارا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے، اور یہ جو کل پرسوں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں نظارہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے واضح آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ یہ مذاق ہونے لگ گیا ہے۔ ہم سب کے وکیل ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اگر سپریم کورٹ اپنا آرڈر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا نہ کروا سکے گی تو پھر ہمارا لیگل پروفیشن جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہا۔ اس کا مطلب جب سپریم کورٹ نہیں کسی کو انصاف دے سکتی، اور اگر انصاف دیتی ہے تو اس انصاف والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، تو میں سمجھتا ہوں
ساری جوڈیشری، ساری پروفیشن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں اگر ہم انصاف نہیں دلا سکتے۔ یہ جو آج بات کی ہے ہمارے صدور نے، اس میں کسی پارٹی کسی فرد کے حوالے سے نہیں، رول آف لا جو ہے یہ وکیلوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ ملک میں رول آف لا، ملک میں آئین کی سربلندی، ملک میں عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا۔ اس میں ایک بات اچھی لکھی ہوئی اس ججمنٹ میں اور بھی کہ اس فیصلے کو آپ بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ انفورس کریں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ لیٹر کریں، لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی ہر ایک حصے پر آپ پوری طرح عمل درآمد کرائیں۔ یہاں تک انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی اور کنٹمپٹ کی ہے کہ جس ہسپتال میں لے جا کر انہیں داخل کرنے کا اور کم از کم 1 مہینے رکھنے کا، کیونکہ انہوں نے کہا اب 16 ستمبر کو ہوگی ہیئرنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں داخل رہیں گے 16 ستمبر تک، اور ان کی صحت کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جائے گا 1 مہینے کے لیے کہ آیا ان کی صحت آہستہ آہستہ کس طرح امپروو کر رہی ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے اور سب کچھ۔ لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ یہاں پہ اس ملک میں کتنی بڑی انارکی ہے کہ اس فیصلے، اس ڈائریکشنز، اس سینکشن کے بعد یہ اسی رات ایک ڈرامہ کر کے، یعنی جو 2 ڈاکٹرز کا کہا کہ یہ موجود ہوں گے، ان میں سے دوسرے ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ حال کہ اس بیچارے کو دھوکہ دے کر اس دوسرے ہسپتال لے جایا گیا کہ ہاں تمہیں یہاں لے کے آ رہے ہیں، حقیقت وہاں عمران خان صاحب کو لے کے ہی نہیں گئے اور اس کو وہیں بٹھائے رکھا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوگی کہ جو بھی ان کے میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا اس میں فیصل سلطان صاحب موجود ہوں گے، جو کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور جو کہ عمران خان صاحب کے عرصے سے ڈاکٹر ہیں۔ ان کو دھوکے کے ساتھ یہ لے گئے دوسرے شفا اور لے کے پیمز آ گئے عمران خان صاحب، یعنی اتنا بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ ایک واضح ڈائریکشن میں یہ کھیلیں کھیلی جا رہی ہیں، اور یہ پھر ان کے وزیر جو ہے کس طرح سے بے شرمی سے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو صحت مند نکلے، وہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ ان کو پیچھے سے ڈائریکشن آتی ہے کہ ہاں تم نے آج یہ بات کرنی ہے۔ تو اس درجہ ملک میں گراوٹ اور انارکی آ گئی ہے، جس کے بارے میں ہم سب کے لیے، جہاں اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، وہاں اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، نہ رہ جائے گی۔ اور جو بھی اس قسم کے ڈسپنسیشن جو 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں رہ گئی ہے، کیونکہ آئین نام کی چیز انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، اور یہ ایک فیصلہ تھا جو کہ بنیادی حقوق، آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق تھا، اس کو جس طرح سے انہوں نے رد کیا ہے، کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بعد یہ ملک جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کا قانون یا آئین یا رول آف لا نہیں رہ گیا۔ اس لیے وکلا کے لیے اب زیادہ ضروری ہو گیا، اور میں اس سامنے پھر دونوں بار ایسوسیشنز کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پرسوں جو ہماری ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کراچی، وہاں پر آئندہ کے لیے ہم لائے عمل طے کریں گے۔ اگر ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو ہمارے وکالت کے پیشے کی کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے معنی ہو گیا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا، آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی آزادی کو واپس نہیں لا سکیں گے، تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی مزید اضافہ ہم اگلے مہینے سے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنا حکومت کا فیصلہ تھا یا کسی اور کا فیصلہ تھا؟ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو کہتی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالصاً حکومت کا فیصلہ ہے۔ نہیں، خالصاً حکومت کا نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ان کے 2 وزیروں کے متضاد بیانات آئے ہیں۔ ایک وزیر نے تو کہا کہ جی ہمارا فیصلہ ہے، لیکن جو دوسرا وزیر جو ان میں سینسیبل ہے، وہ جو ایک تارڑ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، جو اس کو سمجھا دیتے ہیں، نہ اس میں عقل ہے نہ
وہ جو دوسرا وزیر ہے پارلیمنٹری اس کا آج کا بیان پڑھیے کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتے تھے، لیکن آخری مومنٹ پہ سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس فیصلے میں تبدیلی کی اور ان کے مجبور کرنے پر ہم ان کو نہیں لے کے گئے شفا میں، اور ان کو واپس ہم وہاں پر لے گئے ہیں۔ تو ان کے اپنے سٹیس جو ہے اس میں کنٹراڈکشن ہے، اور اگر کوئی بات سچائی کے قریب لگتی ہے تو وہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کی لگتی ہے کہ یہ اگر کرنا بھی چاہتے تھے اس پر عمل درآمد، تو پیچھے سے ان کو حکم ہو گیا کہ نہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور ان کو کسی بھی ہاسپٹل میں، کیونکہ ان کو جن ڈاکٹروں نے دیکھا ہے ان کے تو نام بھی نہیں ہمیں پتہ، وہاں انہوں نے واضح کیا ہے کہ شفا ہاسپٹل کے اسپیشلسٹ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ یہ 2 ڈاکٹر موجود ہوں گے، اور یہاں پر پمس میں ہم نہیں جانتے کن ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، کن ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک ہے، وہاں تو کوئی ان کے اپنے ہی کوئی ہوں گے پرفیکٹ ڈاکٹرز، کوئی ان کے ڈاکٹرز جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لہٰذا اس بات پر بہت بحث ہوگی، اور جو اس ملک میں ہم پچھلے 4 سال سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جی ایچ کیو سے آرڈرز آتے ہیں، اب تو خیر 2 جی ایچ کیو بننے جا رہے ہیں، اب تو یہ اس نے چیف آف ڈیفینس جو ہے اس نے اپنا علیحدہ جی ایچ کیو بنا لینا ہے، نیا قانون بنا کے زبردستی انہوں نے نافذ کیا ہے 1 دن کے اندر اندر۔ تو اب جو ہاں سے فیصلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ تو دکھاوے کے ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے تو کوئی پریزیڈنٹ ہے، ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ چاہے بھی تو عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ یہ بات واضح ہو گئی سارے واقعے سے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ایون امپلیمنٹیشن بھی کرا سکیں۔ اگر ان کو اوپر سے آرڈر آ گیا کہ نہیں کرنی تو یہ مجبور ہے، اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے چلانے۔